हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहले वीडियो में आपने देखा है कि मौर्य वंश हम लोग चालू किए हैं। भारत का, संपूर्ण भारत का पहला शासक जो हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया है। इससे पहले हमारे देश में महाजनपद काल था। महाजनपद काल का सबसे विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश के घनानंद हैं। घनानंद बहुत शक्तिशाली शासक था, फिर भी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया चाणक्य की मदद से और मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा शासक अशोक। मौर्य वंश का पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक है हमारा बिंदुसार और तीसरा शासक है अशोक। चंद्रबिंदु अशोक ऐसा करना है, जैसे चंद्रबिंदु अशोक, चंद्रबिंदु अशोक। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक बिंदुसार और तृतीय अशोक। आज हमारा टॉपिक है अशोक। 272 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक बिंदुसार का पुत्र है। अशोक के बारे में परिचय क्या लिखेंगे? अशोक बिंदुसार का पुत्र है। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। उनकी 100 भाई थे अशोक लोग। एक ज्योतिष ने कह दिया कि आप शासक बनोगे, देश का सम्राट। 99 भाइयों को मारा और अपना राजगद्दी पर बैठा। 4 वर्ष गृह युद्ध हुआ। 99 भाइयों को मारने में, गृह के युद्ध में कितना देर लगा उन्हें? 4 वर्ष तक गृह युद्ध के पश्चात अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ है। अशोक का राज्याभिषेक कितने ईसा पूर्व में हुआ है? 269 BC। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक लोग कुल 101 भाई थे। प्रमुख 3 भाई का उल्लेख इतिहास में मिलता है। पहला है अशोक, दूसरा है सुसीम और तीसरा है तिष्य। पहला है अशोक और दूसरा है सुसीम और तीसरा है तिष्य। 3 भाइयों का उल्लेख इतिहास में मिलता है, एग्जाम में आता है। माँ का नाम धर्मा। अशोक का माँ का नाम क्या था? धर्मा था। श्रीलंका के साहित्य दीपवंश में अशोक के सम्राट बनने का उल्लेख मिलता है। हमें अशोक के बारे में जानकारी श्रीलंका के साहित्य दीपवंश में अशोक का सम्राट बनने का उल्लेख मिलता है। अशोक का पहला विजय कश्मीर है। अशोक ने पूरे देश में जितने छोटे छोटे साम्राज्य थे सब में आक्रमण करता था और सबको जीत लेता था, इसलिए उन्हें सम्राट अशोक कहते थे। देश का क्या बना? वो सम्राट बना। पहली बार जो विजय किया वो ना कश्मीर पर आक्रमण किया राज्याभिषेक होते ही। अशोक का पहला विजय अभियान कश्मीर। राजतरंगिणी पुस्तक में इसका वर्णन है। पहला आक्रमण कहाँ किया? कश्मीर। पहला विजय अभियान कश्मीर। कहाँ मिला ये? राजतरंगिणी पुस्तक में इसका वर्णन है। कश्मीर में अशोकेश्वर मंदिर बनवाया ही। अशोक ने क्या मंदिर बनाया? अशोकेश्वर मंदिर। अशोकेश्वर मंदिर बनवाया है। अशोक के द्वारा निर्मित कश्मीर में अशोकेश्वर मंदिर। अशोक का अंतिम विजय। बीच में और कई साम्राज्य में अभियान चलाया, कई साम्राज्य को जीता। पहला कश्मीर और अंतिम कलिंग। उड़ीसा, आज उड़ीसा को कहते हैं कलिंग। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक शिलालेख लिखते थे, स्तंभ में लिखते थे, पत्थरों में शिलालेख लिखवाते थे। अपनी विजय की कहानी, अपने साथ घटी घटनाओं सबको लिखते हैं। इतिहास पढ़ने में पुरातत्व, शिलालेख हमारे बहुत बड़े स्रोत हैं। 13वें शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक का अंतिम अभियान कलिंग है। कलिंग के युद्ध के पश्चात बहुत नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए और अशोक जीता और सम्राट बना। लेकिन
कलिंग के राजा उस समय खारवेल थे, नंदी राज के नाम से जाना जाता है। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध के 2.5 वर्षों बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग के युद्ध के समय 2 बालक, कहा जाता है कि 2 बालक मिले युद्ध के बाद, और हजारों सिर कटा हुआ, खून पूरा कलिंग के मैदान में फैला हुआ था। अशोक ने जीता और अपने आप को कलिंग साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। 2 बालकों ने उनके वार्ता हुई तो बताया कि नरसंहार से आपको क्या मिला। उनके कुछ बातें, उनके बीच में अशोक और 2 बच्चों के बीच में कुछ बातें हुई। इससे उनको समझ आया गया कि मुझे हिंसा की ओर अब नहीं जाना है, बल्कि अहिंसा की ओर जाना है, और बौद्ध धर्म को वो अपना लिए। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को 2.5 वर्ष बाद अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। नेपाली बच्चा 12 वर्ष के थे, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। नेपाली बच्चा 12 वर्ष के थे, उनसे उनके दीक्षा लिया, और उनका पुत्र श्रीलंका, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक की यात्रा, कहाँ कहाँ गए अशोक ने? पहला 3 जगह अशोक ने 3 जगह गया। उसका एग्जाम में कई बार पूछता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक की यात्राएं, पहला नेपाल, लुम्बिनी, नेपाल के कहाँ गए? लुम्बिनी गए। दूसरा बोध गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। अशोक की तीसरी यात्रा है सारनाथ, वहाँ पर अशोक स्तंभ बनवाए हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बौद्ध धर्म के प्रति प्रेरित किया, और अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ करवाया? नेपाल, श्रीलंका, अफगान, मिस्र, तिब्बत और चीन। अशोक ने इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का समकालीन चीनी शासक सिंह ली यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल। चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। चीन का उस समय जो शासक था अशोक के समय में, उन्होंने भी अशोक के इस बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध धर्म को अपनाने से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। चीन के जो शासक थे उस समय सिंह ली, इन्होंने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया है। चीन का यह महान दीवार यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। चीन की दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। चीन की दीवार छोटी मोटी दीवार नहीं है, बल्कि 6400 किलोमीटर तक है। इतनी लंबी चीन की दीवार बनाया है। 16वीं सदी तक बना है। कब बना है? 16वीं शताब्दी तक बना। बहुत लंबा समय लगा है इसको। चीन की दीवार के संबंध में कई बार क्वेश्चन आता है। 1211 में ईस्वी में, हम ईसा पूर्व की बात, अशोक ईसा पूर्व में थे, लेकिन 1211 में चंगेज खान ने तोड़ा है। चीन की दीवार को किसने तोड़ा? चंगेज खान ने 1211 ईस्वी में तोड़ा। चीन की दीवार बनने में 1900 साल लगे हैं। कितने साल लगे जी? 1900 साल लगे हैं। कैसे पता चला 1900 साल लगे हैं? इस समय बनना शुरू हुआ है, ठीक है। दूसरी तीसरी ईसा पूर्व में बनना चालू हुआ, और कब बना? 16वीं सदी में ये बना है। तो 300 इधर और 16 इधर, तो 1900 वर्ष लगा है चीन की दीवार बनने में, क्योंकि 6400 किलोमीटर है चीन की दीवार। मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। चीन की दीवार किससे बना है? मिट्टी और पत्थर का। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई है। तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस
अभिधम पिटक का रचना हुई है उस समय। बौद्ध की 4 संगति, बौद्ध धर्म का संगति देश में सम्मेलन होता ही है, यज्ञ जैसा बहुत हुआ है, लेकिन 4 संगति को प्रमुख माना जाता है। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय और चतुर्थ संगति। उस समय शासक कौन था और उस संगति का अध्यक्ष कौन किया, ये एग्जाम में कई बार आता है। तो सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का 3री संगति हुई है। उस समय शासक कौन था? अशोक। संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। उस संगति में विशेष क्या हुआ? अभिधम पिटक का रचना हुआ है। अशोक की धम नीति, यह एक सामाजिक नियम है। धम, अशोक का धम बोलते हैं। तो जो धम बनता है, पत्थर का स्तंभ रहता है और उसमें बौद्ध धर्म के अच्छी बातें लिखी होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? धम का अर्थ क्या है? अगर एग्जाम में आए तो धम, यह एक सामाजिक नियम है। समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, सर्वाइव कैसे करना है और अच्छे व्यक्तित्व का कैसे बनना है, सारे चीज़ कहाँ लिखा रहता है? धम में लिखा रहता है। धम नीति क्या है? तो धम नीति एक सामाजिक नियम है। शिष्टाचार की बातों का उल्लेख है। सबके लिए समान नियम है। देश के सभी प्रजाओं को अपनी संतान समझना। राजा कैसे समझता था? देश के सभी प्रजा उनके संतान हैं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा का समावेश धम नीति में था। धम नीति में किसका समावेश रहता है? सहिष्णुता, उदारता, करुणा का समावेश धम नीति में था। धम नीति का अर्थ मतलब यह है कि लोगों का कल्याण ही धर्म का नीति का उद्देश्य है। लोगों का कल्याण ही क्या है? ऐसा बातें, ऐसा कार्य जिससे लोगों का कल्याण हो, और यही धम्म नीति है। धम्म को राहुलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहुलवाद। जैसे हम गांधीवाद कहते हैं आज। गांधीवाद का मतलब सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना, गांधीवाद है, गांधीगिरी। वैसा ही उस समय राहुलवाद, राहुलगिरी मतलब क्या होगा? धम्म नीति का उद्देश्य को राहुलवाद कहा जाता था। अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। अशोक के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। इन्हें अंधा शासक के नाम से जाना जाता है। क्या शासक? अंधा शासक। कुणाल के बाद का इनका उत्तराधिकारी है बृहद्रथ। अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया है। बृहद्रथ की हत्या किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना किया है। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या किया। नंद वंश का शासक था हमारे देश में। नंद वंश का शासक घनानंद। घनानंद का हत्या होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट था। उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार, इसका बेटा अशोक। अशोक बिंदुसार से भी ज़्यादा महान बना, सम्राट बना। देश के तमाम जितने साम्राज्य थे सब जगह हमला करता था और सबको वो जीत लेता था। लेकिन कलिंग के समय अंतिम अभियान चलाया। कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे रहे। अशोक के बाद देश में अब कोई ना कोई तो राजा बनेगा। राजा बौद्ध धर्म अपना लिया मतलब अब कोई राजा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अशोक के बाद जो उनका उत्तराधिकारी शासक था देश का, वो था कुणाल। इसको अंधा शासक कहा जाता है। कुणाल के बाद जो शासक था वो बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या किया और शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय देश में बहुत अच्छे से साम्राज्य चलता था। क्या कारण था? ये तो थोड़ी थोड़ी बातें किसके बारे में हुआ, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में पढ़ा और अशोक के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। अब हमको पढ़ना है मौर्यकालीन विविध जानकारी और क्या क्या एग्जाम में मौर्य काल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है
उसको हम लोग देखेंगे। मौर्य काल से संबंधित विविध जानकारी, मौर्य काल से संबंधित विविध जानकारी। सबसे पहला हमको देखना है प्रशासन, कि मौर्य काल के समय हमारे देश में प्रशासन कैसा था। मौर्य काल के समय देश का प्रशासन कैसा था। सर्वोच्च पद राजा होता था, सर्वोच्च पद राजा, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में है। मौर्यकालीन राजा स्वयं को कहते थे मैं देवों का प्रिय हूँ। उस मौर्य काल का राजा क्या कहते थे, मैं देवों का प्रिय हूँ, मैं देवों का प्रिय हूँ। मैं देवों का प्रिय हूँ कौन कहता था? अगर एग्जाम में आए तो मौर्य काल के राजा लोग अपने आप को क्या कहते थे, मैं देवों का प्रिय हूँ। देश का सर्वोच्च पद कौन होता था उस समय? राजा होता था। कहाँ पता चला हमको ये बात? अर्थशास्त्र की पुस्तक से पता चला है। मैं देवों का प्रिय हूँ कौन बोलता था? मौर्य वंश के शासक बोलते थे। मौर्य वंश के शासक मैं देवों का प्रिय हूँ, मैं देवों के बराबर हूँ। एक और एग्जाम में आता है मैं देवों के बराबर हूँ। मैं देवों के बराबर हूँ कौन बोलता था? सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे? मैं देवों के बराबर हूँ, मैं देवों का पुत्र हूँ, मैं देवों का पुत्र हूँ। मैं देवों का पुत्र हूँ कौन कहता था? कुषाण वंश के शासक। कुषाण वंश के शासक मैं देवों का पुत्र हूँ कहते थे। मैं देवों का प्रिय हूँ मौर्य वंश के शासक कहते थे अपने आप को। मैं देवों के बराबर हूँ सातवाहन वंश के शासक कहते थे। मैं देवों का पुत्र हूँ कुषाण वंश के शासक अपने आप को कहते थे। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जैसे अभी सरकारी भूमि होता है ना, हर गांव में होता है। हम जितने में बस्ती बनाए हैं और जितने में खेत बनाए हैं, खेत और बस्ती के बाद भी कई जमीन खाली रहता है जो सरकार की शासकीय भूमि होता है। हर गांव में, शहर में है। कभी कभी रोड के किनारे देखोगे तो बहुत कई हजारों एकड़ ज़मीन खाली रहता था। ऐसे ज़मीन को आज हम लोग शासकीय भूमि कहते हैं। पहले के ज़माने में क्या कहा जाता था इसको? मौर्य काल के समय सीता भूमि कहते थे। क्या भूमि कहते थे? सीता भूमि कहते थे। भूमि के मालिक को सीता अध्यक्ष कहते थे। भूमि का मालिक को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष कहते थे। मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के द्वारा होता था। मंत्रियों का नियुक्ति कैसे होता था? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण मतलब चरित्र परीक्षण। उपधा परीक्षण मतलब चरित्र परीक्षण। मंत्री किसे बनाया जाता था? जिसकी चरित्र उत्तम उपधा परीक्षण के द्वारा होता था। गुप्तचर प्रणाली था उस समय। प्रशासन के बाद क्या होगा? गुप्तचर। संचार प्रणाली कैसा था? गुप्तचर प्रणाली कैसा था मौर्य वंश के समय में? तो संस्था और संचार। गुप्तचर प्रणाली में संस्था और संचार। गुप्तचर करने वाले व्यक्ति को गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष किसे कहते थे? गूढ़ पुरुष जो गुप्तचर, जो आज CID या तो खुफिया जासूसी, तो मौर्य वंश के समय में जासूसी करने वाले या खुफिया विभाग होता था उनका, जो सबके बारे में पता करते थे। इन्हें गुप्तचर विभाग के व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहते थे। उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? धर्मास्थनीज दीवानी का निपटारा करते थे और कंठ काशोधन जो फौजदारी मामलों का निपटारा करते थे। न्याय व्यवस्था हमने क्या पढ़ा? बौद्ध मौर्य वंश के समय में प्रशासन, मौर्य वंश के समय में गुप्तचर और मौर्य वंश के समय में प्रशासन, गुप्तचर और न्याय व्यवस्था। 3 प्रकार की बातें पढ़ेंगे हम लोग। न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के जज होते हैं। अभी भी जज 2 प्रकार के होते हैं, एक दीवानी मामला और एक फौजदारी मामला। दीवानी मामला मतलब जमीन जायदाद से संबंधी खून खराबा उसमें नहीं हुआ है, और एक होता है खून खराबा वाला न्यायपालिका। तो दीवानी मामला का निपटारा करने वाले को धर्मास्थिज कहते थे, और कंठ काशोधन किसे कहते थे? जो क्रिमिनल मामला, फौजदारी मामला को निपटारा करते थे। मौर्य काल के समय में और इम्पॉर्टेंट है हमारा कर व्यवस्था। कर व्यवस्था, क्योंकि राजा के पास राजकीय कोष होना चाहिए। राजा के पास अगर बहुत ज़्यादा अनाज है, पैसा है, तभी तो वो देश में पूरा शासन करेगा। तो उनका राजाओं का आय का स्रोत क्या होता था? टैक्स होता था। अभी भी सरकार का स्रोत क्या है?
टैक्स है, तो उस समय टैक्स लगान या कर व्यवस्था होता था। टैक्स लगान या कर व्यवस्था था मौर्य वंश के समय में। कर को घटाकर 50% या आधा कर दिया गया। मौर्य वंश के समय देश में कर को कितना कर दिया गया? 50% का कर दिया गया। कर के निर्धारण करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता कहते थे। उस समय क्या कहते थे? समाहर्ता, समाहर्ता कहते थे। कोष का निर्धारण करने वाले को समाहर्ता कहते थे। अभी भी समाहर्ता का पोस्ट है। वर्तमान में कोष का टैक्स का निर्धारण करने वाले क्या कहते हैं? LRDC कहते हैं। LRDC। कोष राशि को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को सन्निधाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सन्निधाता। एग्जाम में आएगा समाहर्ता कौन है? जो टैक्स का निर्धारण करता है, इतना भूमि में इतना टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं समाहर्ता। सन्निधाता क्या है? जो टैक्स को इकट्ठा करता था। करों के प्रकार क्या था? 2 प्रकार का कर था। उस समय जो टैक्स था, टैक्स का प्रकार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का कर लगता था। पहला है भूमि पर और दूसरा है धार्मिक कर। भूमि कर और धार्मिक कर, 2 प्रकार का कर था, भूमि कर और धार्मिक कर। धार्मिक कर को बलि कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कर। भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था और धार्मिक कर को बलि कर कहा जाता था। भाग मतलब जैसे भूमि आपके पास है, आपने जितना उससे इनकम किया, कुछ भाग सरकार को देना है, तो उसको भाग कहा जाता था। बलि कर, धार्मिक, बलि देना है, कुछ बलि हमें क्या करना है? देना है, तो उसे कहा जाता था धार्मिक कर। व्यापारियों के समूह को सार्थवाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टैक्स कौन देते थे? प्रायः व्यापारी। तो व्यापारी के समूह को क्या कहा जाता था? सार्थवाद कहा जाता था। कर चोरी करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिए, अब सरकार टैक्स तो लगाती है, लेकिन अगर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाए, चोरी कर लिया जाए, तो सरकार का इनकम कम हो जाएगा और देश का विकास कम होगा। इसलिए मौर्य शासन के समय में कर लिया जाता था और कर को नहीं, टैक्स को नहीं देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो व्यक्ति कर को छुपाता नहीं था। इसका मतलब साम्राज्य में सम्राट के पास क्या होता था? बहुत ज़्यादा धन धान्य होता था और देश का विकास अच्छे से करता था। तो कड़ा टैक्स लगाने का और वसूलने का पद्धति कैसा था? एकदम कड़ाई से था। नाप तौल अधिकारी को पौतवाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? पौतवा अध्यक्ष। नाप तौल अधिकारी, अभी भी नाप तौल इंस्पेक्टर होता है ना? GST कमिश्नर, टैक्स आयुक्त, सेल टैक्स कमिश्नर, ऐसे सब होते हैं ना। तो नाप तौल अधिकारी को क्या कहते थे? पौतवाध्यक्ष कहते थे। मौर्य वंश के समय में कला कैसी थी और कला के क्षेत्र में क्या क्या उल्लेख हमको मिलता है? एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो कला का क्षेत्र, कौन से समय का कला का क्षेत्र? मौर्य वंश के समय कला का क्षेत्र। सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने किया है? अशोक ने किया है। मतलब देखो, कलाकारी उस समय था। सारनाथ का अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में है। निर्माण किसने किया है? अशोक ने। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। एकाश्म पत्थर पर बना हुआ है। चतुर्मुखी सिंह, परंतु 3 दिखाई देता है और 1 दिखाई नहीं देता है, जिसको आज राजकीय चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 4 सिंह रहते हैं, 3 सिंह हमको जैसे ऐसा, और ये अगल बगल का दिखता है और पीछे का नहीं दिखता है। तो 4 सिंह, चतुर्मुखी सिंह, परंतु 3 दिखाई देती है। मौर्य काल के स्तंभों का निर्माण एकात्म पत्थरों से हुआ है। अशोक स्तंभ में नीचे 4 जानवरों का चित्र है। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, 4 जानवरों का है। अशोक चक्र, और आगे चलकर यही अशोक चक्र भी बना हुआ है। अशोक, सारनाथ के स्तंभ में क्या बना हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र जो हमारे तिरंगा झंडे के बीच में है। इसमें 24 तिलियां हैं जो 12
दुख और 12 सुख का और निवारण के उपाय हैं। 24 तिलियों का संबंध क्या है? हमारे जीवन में दुख और सुख बराबर है। 12 दुख है और 12 सुख है, तो सब बराबर है और दुख का निवारण है और चक्र चलते रहता है। मतलब दुख और सुख आते और जाते रहते हैं। ये इस चीज़ का प्रमाण है। जनगणना प्रारंभ किया मौर्य काल के समय। जनगणना हुआ है देश में। जनगणना कब हुआ? मौर्य वंश के समय में हुआ। जन्म मृत्यु के पंजीयन, जन्म और मृत्यु का पंजीयन अभी होता है ना, वैसे ही मौर्य काल में क्या होता था? जन्म और मृत्यु का पंजीयन प्रारंभ किया। जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग की स्थापना। मौर्य वंश की पतन। मौर्य वंश का पतन हो गया। देखो, अंतिम शासक बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। मारने का भी कारण होता है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद अंधा शासक बना, उसके बाद बृहदर्थ बना, तो शासन हल्का सा कमजोर होने लगा। तो दूसरा व्यक्ति जो बलशाली है वो अटैक करेगा और साम्राज्य को हड़प लेगा। तो मौर्य वंश के पतन के क्या कारण है? मौर्य वंश के पतन के कारण एग्जाम में आता है, 4-5 बातें लिखा रहता है, सभी सही, सिर्फ एक सही, 2 सही, ऐसे एग्जाम में आएगा। तो मौर्य वंश के पतन का कारण पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जितने भी शासक बने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत अच्छे थे, बिंदुसार भी ठीक, और सम्राट अशोक तो फिर सम्राट अशोक हैं। उसके बाद जो शासक बने वो क्या हुए? अयोग्य हुए। तो धीरे से इनका मौर्य वंश का पतन आरंभ हो गया। विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेश के लोगों का भी नज़र होने लगा। कितना अच्छा देश है, सम्राट के पास कितना पैसा है, अगर उस देश का मैं सम्राट बन जाऊं तो इतना पैसा, इतना टैक्स, इतना धन धान्य, इतना भूमि सब मेरा हो जाएगा। पहला हम वन्य जीवन की तरह जीते थे, उस समय विदेशियों का नज़र हमारे देश में नहीं पड़ता था। लेकिन जब सम्राट अशोक बने, चंद्रगुप्त मौर्य बने, तो देश का, विदेशों का नज़र हमारे देश की ओर पड़ने लगा और विदेशी आक्रमण होने लगा। आंतरिक विद्रोह हमारे देश में, जैसे बृहदर्थ ने मारा तो बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने मारा। पुष्यमित्र शुंग कहाँ के हैं? हमारे ही देश के। और अशोक के मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारा। मतलब हमारे देश में छोटे राजाओं, बड़े राजाओं और एक दूसरे में विद्रोह आपस में होने लगा। आंतरिक विद्रोह। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु अयोग्य महामात्रों की नियुक्ति किया। धम्म का प्रसार, अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म का जगह जगह प्रचार करने लगे। कोई बोलता था कि मैं प्रचार कर दूंगा धम्म का, तो ठीक है करके उनको नियुक्त कर देते थे। कोई जरूरी नहीं है कि फिर वो एकदम ईमानदारी से बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। कुल मिला के उनका पतन होना शुरू। उस समय धम्म का प्रचार करने वाले को महामात्र कहा जाता था। अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति किया और कई महामात्र अयोग्य थे। इसके बाद आता है मौर्य वंश का पतन के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश खत्म होने के बाद अब कौन सा काल आ जाएगा? मौर्योत्तर। मतलब मौर्य काल के बाद क्या हुआ? देशी शासक शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश का स्थापना, फिर कंडा वंश की स्थापना, फिर सातवाहन वंश का स्थापना। 3 प्रकार के वंश। ये कहाँ के थे? हमारे ही देश के थे। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ को मारा और शुंग वंश की स्थापना। कौन सा शासक बने? देशी शासक। देशी शासक कंडा वंश बने, फिर सातवाहन वंश बने। इसी समय विदेश के लोग भी आक्रमण करना हमारे देश में प्रारंभ किए। यूनानी वंश, शंक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, ये लोग विदेश के हैं और हमारे देश में आक्रमण करना प्रारंभ किए और हमारे देशी सम्राट को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। ये सब घटनाएं मौर्य वंश के बाद की है। इन सबको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। आज हमने क्या पढ़ा? मौर्य वंश। अगला टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर वंश। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। हमारा 2 वीडियो में मौर्य वंश का पूरा कंटेंट को पढ़ लिया है। एग्जाम में मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है और जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से अपने कॉपी में
नोट्स बनाइए, वीडियो देख देख के एग्जाम के समय उसको रिवाइज करके जाइए, तो प्रायः इतने से क्वेश्चन मौर्य वंश से संबंधित आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शुंग वंश, कंडा वंश, सातवाहन वंश, यूनानी वंश, शंक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, जो मौर्य वंश के बाद हमारे देश में शासन किए।